नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करेंगे आज सुबह की सुर्खियों के साथ। ग्लोबल बाजारों से आज कमजोर संकेत, एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे। कोविड की बढ़ती चिंता से कल अमेरिका में तेज गिरावट, 52 हफ्तों के निचले स्तर के बेहद करीब पहुंचा नैस्डैक। और चीन में डिमांड घटने की आशंका से कच्चा तेल का उबाल पड़ा ठंडा, भाव $84 के नीचे फिसले। अमेरिका में सप्लाई बढ़ने और जल्दी गर्मी आने की उम्मीद से नेचुरल गैस में करीब 10% की तेज गिरावट। और केफिन टेक्नोलॉजीज की आज होगी लिस्टिंग, करीब 2.5 गुना बढ़ा था आईपीओ, ₹366 प्रति शेयर है इशू प्राइस। और कोविड को लेकर भारत, अमेरिका, मलेशिया, जापान समेत कई देशों ने बढ़ाई सख्ती। चीन से आने वाले हर यात्री का होगा कोविड टेस्ट। इधर भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज सरकार को मुफ्त में देगी सीरम इंस्टीट्यूट। तो आज सुबह के संकेत थोड़े से बिगड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर नेगेटिव क्यूज ज्यादा बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या हुआ है ओवरनाइट, उस पर हम बात करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है, हम फिर से कमजोर ही शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। तकरीबन 18,063 के आसपास ट्रेड देखने को मिलेगा। कल का सत्र आपको याद होगा, एक बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा था और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आखिरी आधे घंटे में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली भी आने लगी। तो 18,122 पर फाइनली दिन जाकर टिका था और हमने ज्यादा कुछ हाइज में अचीव नहीं किया तेजी की तरफ। आप देखिएगा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश ही देखने को मिले। एकदम सपाट सेशन कल का रहा, लेकिन कल ओवरनाइट के जो क्यूज थे वो दरअसल बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। खास तौर से अगर आप अमेरिकी बाजारों का हाल देखें तो प्रेशर वहीं से बनता दिखाई दिया। तो कल जब हम भारतीय बाजार छोड़कर जा रहे थे, वो डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमेरिकी बाजारों में ओवरनाइट आप देखिएगा 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक पिटा, एसएनपी में दबाव देखा गया, एप्पल जैसे काउंटर्स थे जहां पर और बिकवाली का प्रेशर था। इस पर आगे डिटेल में ऑफकोर्स वाजपेयी जी बताएंगे कि क्या हुआ है वहां पर, लेकिन डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर है। जब हम मार्केट को वाइंड अप कर रहे थे, भारतीय बाजारों को वाइंड अप कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 48 पॉइंट ऊपर होगा, तो 33,466 के लेवल्स देखने को मिले थे। इस समय अगर आप देखें वही आंकड़ा 33,052 का है। तो यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे की तुलना में इस समय 400 पॉइंट नीचे ट्रेड देखने को मिल रहा है, या फिर नीचे के लेवल्स देखे जा रहे हैं। नैस्डैक की भी तस्वीर यही है। हम 10,909 पर नैस्डैक के फ्यूचर्स को ट्रेड करता देख रहे थे। इनफैक्ट फ्लैट था, वो 6 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। और वर्तमान हाल आपके सामने है 10,800, यानी कि कल और आज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले ओवर द नाइट के ट्रेड में करीब 100 पॉइंट नीचे। अब यूएस बॉन्ड यील्ड 3.88 पर हम छोड़कर गए थे, 3.86 पर आ गई है, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं वहां पर। डॉलर इंडेक्स भी 104.28 पर था, 104.39 के स्तरों पर आता हुआ। ब्रेंट के भावों में हालांकि कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट जहां पर एक और हफ्ते की शुरुआत में $85 की तैयारी कर रहा था, वहां पर कुछ नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। बस एक ही कमोडिटी है जहां पर हमने देखा है लगातार स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है, और वो है सोना। सोना 1807 पर हम छोड़कर गए थे, 1813। इनफैक्ट सोने में ट्रेड साफ होता दिखाई दे रहा है। 1810 से 1820 के बीच का ट्रेड, ये फिलहाल वो $10 की रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अब ओवरनाइट डाउ में ऐसा क्या हुआ कि 350 पॉइंट तक का झटका लगा। नैस्डैक में फिर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। ये सभी चीजें हम समझेंगे जरूर। हमारे साथ वाजपेयी जी है, वीरू आज आपको दिखाई देंगे और ये बताएंगे कि ग्लोबली ये तस्वीर कैसे पढ़नी चाहिए। वीरू, हो सके तो वो डाउ वाला चार्ट भी एक बार पढ़ के देखिएगा। और नैस्डैक भी नियरली 52 वीक लो के आसपास दिखने लगा है। सुमित को भी जोड़ेंगे स्टॉक्स इन न्यूज के लिए आगे। लेकिन नीरज जी, अमेरिका में एक और झटका, सांता क्लॉज तो गायब है। ठंड इतनी हो गई है वहां पर कि एक के बाद एक सिचुएशन तेजी की बन नहीं रही है। लोगों में और मायूसी और डर देखने को मिला है। तो एक दहाड़ का जो इंतजार था वो तो नहीं दिखाई दी, एकदम सहमा हुआ मार्केट। सेंटा इस बार आए नहीं, है ना।
ठंड के मारे सैंटा आर्टिक सर्कल में ही फंस गए वहाँ। और चीन के डर से वो निकले ही नहीं घर से। उन्होंने सोचा कि RT-PCR कौन ले जाए नेगेटिव, तो वो आई नहीं। कल अमेरिकन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में कोविड का डर था और वो डर जेन्युइन था। इसीलिए आप देखिए कि जो अमेरिकन मार्केट से अच्छे खासे गिर के बंद हुए, तीनों इंडाइसेस काफ़ी गिरे, जिसमें एज यूजुअल नैस्डैक हमेशा की तरह ज़्यादा गिरा, 150 पॉइंट के आसपास वीकनेस है। और मेरे ख्याल में 2022 की क्लोजिंग मेरे ख्याल में कम से कम 38% नीचे करेगा 2022 में, तो ये लोएस्ट लेवल होगा उसका। सभी 11 सेक्टर्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। तो ये तस्वीर इसलिए बनी क्योंकि कोविड का डर अब धीरे धीरे बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कल एक घटना ये हुई कि इटली के मिलान जाने वाली 2 फ्लाइट्स के 50% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से ये एक हड़कंप जैसा मचा और फिर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, जापान, मलेशिया, इन सब ने तय किया, भारत भी, कि चाइना से जो भी फ़्लाइट आएगी उसके 100% लोगों का टेस्ट किया जाएगा। और यूएस ने तो ये भी कह दिया कि ऑन बोर्ड होने से पहले RT-PCR दिखाइए, वरना आप चढ़ ही नहीं पाएंगे फ़्लाइट में, क्योंकि ये डर बढ़ गया। अगर एक एक फ़्लाइट में 50% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है, करोड़ों लोग डेली वहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो और घूमने फिरने के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से एक डर बना। अब देखिए, इसमें चाइना कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि शरारत है, ये क्या है, जब इतना कोविड आपका फैल रहा है और आप बिल्कुल ज़ीरो कोविड की वजह से को पॉलिसी का यूटर्न आपने ले लिया। हांगकांग ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, कोई भी आया जाए कैसे भी कुछ भी करे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाइना नए पासपोर्ट इशू कर रहा घूमने वालों के लिए। तो आप एक तरीके से, शरारत में इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आप चाहते हैं कि हम झेल रहे हैं तो पूरी दुनिया भी झेले, क्योंकि आपके ही लोग निकल निकल के सब जगह जा रहे हैं। और उसके पीछे एक कारण है, नेक्स्ट 40 डेज़ पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जो न्यू ल्यूनर ईयर शुरू होता है उसकी छुट्टियां 20 जनवरी के आसपास से शुरू होती हैं। और इस समय लोग जैसे ना कि एकदम रिवेंज उतावले हो रहे हैं कि जैसे अगर इस बार नहीं घूमे तो मर जाएंगे, इस तरीके से 250% टिकट की बुकिंग बढ़ी है। Trip.com के डेटा बता रहा है चाइना से घूमने जाने वालों की, चाइना से बाहर जा रहे हैं। हाँ, 254% टू बी प्रिसाइज, इतने लोग टिकट बुक कर रहे हैं कि मुझे जाना, अमेरिका जाना, इटली जाना, ये सब जगह जाएंगे और कोविड लेके जा रहे हैं। तो ये जो डर है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से कल मार्केट गिरे। और एशियन में आज मार्केट आप देखिए सुबह से खुलते ही सारे नीचे आ रहे हैं, 300 पॉइंट तो क्योंकि केसेस देखते आगे। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये इतनी बड़ी समस्या हो गई और इसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे हैं, आप कोई नियम नहीं कर रहे हैं, सब नियम आप लूजर आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में एक डर फैला और इसीलिए मार्केट वहाँ पे गिरते दिखे। क्योंकि देखिए, वेरिएंट BF7 बहुत फैटल नहीं है, ये कई साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भारत के लोग उससे बहुत इम्यून है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन ले ली है, हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। 2 साल पहले जब वेरिएंट आता है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, तो वो वहीं पे नया वेरिएंट बनता है, वो अपने आप को फिर चेंज करता है। इसलिए ये डर बढ़ जाता है कि अगर ये तेज़ी से फैला तो पता नहीं कौन सा आदमी किस तरीके का हो, उसको हुआ तो वहाँ एक नया वेरिएंट बन गया, फिर वो धीरे धीरे फ्यूज़न की तरीके से फैलता जाता है। और इनफैक्ट मैं एक चीज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी कि चाइना में हुआ ये रहा है कि एक जगह B7 है, दूसरी जगह कोई और वेरिएंट है, मल्टीपल 2-3 वेरिएंट्स चल रहे हैं, और उसका कॉकटेल जब फिर अलग अलग राज्यों में देशों में जाएगा, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा किसी को नहीं पता। ये WHO को क्या हो गया? तो हर रोज पहले स्टेटमेंट देते थे, आजकल कुछ बोल ही नहीं रहे, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि WHO के ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, क्योंकि उसके जो तमाम अधिकारी हैं उसमें चाइना का हाथ है उनको अपॉइंट कराने में। ये एकदम सीधा आरोप है खुले तौर पे। तो इसलिए WTO ने तब बताया जब वहाँ करोड़ों केस आने लगे कि ये भाई पैंडेमिक है, आप लोग भी देख लीजिए। पिछली बार भी उन्होंने यही गलती की थी। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो मुश्किल होगी। अब इसमें मार्केट क्यों डर रहा है इकॉनमी? क्योंकि ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम हो रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पहले ह्यूमन प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए किसी देश में अचानक में बहुत सारे केसेस फैल गए, तो आप क्या करेंगे? आप क्वारंटाइन करेंगे, रिस्ट्रिक्शन करेंगे, आदमी पैरासीटामोल खाएगा, 3 दिन ऑफिस नहीं जाएगा, तो हर दिन ऑफिस ना जाने की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? इकोनॉमी बेयर करेगी, तो मार्केट गिरेगी। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और क्रूड में चाइना ओपन अप होने के बाद तेजी आने के बावजूद वो गिर रहा है क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि पता नहीं आगे कितना कहाँ क्या मुश्किल होगी। तो ये आज की कहानी है, पूरी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और चाइनीज़ लोग घूमने के लिए, नए साल मनाने के लिए पूरी दुनिया में जा रहे हैं। नीरज जी, मैं बताऊं, अब मैं डाइविंग के लिहाज से बता सकती हूँ, चाइनीज डाइवर्स जब भी आते हैं, अगर आप किसी डाइव साइट पे गए और आपको पता है वहां पर एक बोट है जिसमें चाइनीज डाइवर्स है, आपको बोलेंगे 45 मिनट बाद आ जाओगे, क्योंकि वो सब दूर होंगे। ओके। और अंडर वाटर भी कुछ नियम होते हैं पालन करने के लिए ना, चीजों को हाथ नहीं लगाना है, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाओगे, किसी को खींचोगे नहीं। बाय चांस अगर आपकी ग्रुप और चाइनीज ग्रुप आ गए तो केओस डेफिनेटली होना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पैसे दिए, हम जो भी करें, तो रीफ पे बैठ जाएंगे, किसी चीज को खींच लेंगे, मछली को चीज करेंगे। इट्स जस्ट क्रेजी। और अगर वही स्थिति, वैसे ही लोग जो बंद है इतने 3 सालों से, उनको मौका मिल रहा है, तो इट्स अ फ्री फॉर ऑल ना। जो मर्जी करेंगे। तो सावधानी तो बरतनी होगी। और भारत में भी हमने देखा है, कल परसों अच्छे खासे मॉक ड्रिल किए गए कि सरकारी अस्पताल कितने तैयार है, वो एक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, हाउसिंग स्टार्ट्स का भी कुछ डेटा देखने को मिला था। और वो भी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अलग निकला है। वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। देखिए, जो पुराने घर बिकते हैं ना, तो ओल्ड हाउसेस को जो बेचते हैं, सेकंड होम कह सकते, सेकंड हैंड होम बिक रहे हैं, उसका नंबर घट गया है। पहले हमने कल चर्चा की थी कि न्यू होम सेल्स, जो छोटे घर हैं 1 BHK 2 BHK टाइप के, उसकी सेल गिरी थी। अभी जो है पुराने घर जो रीसेल होते हैं उसकी भी बिक्री गिर के आई है। ये एक पॉजिटिव संकेत है इकॉनमी के लिए, क्योंकि फेड वैसे चाहता ही था कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो, तो वो निकल के आया है यूएस में, तो वो डेटा पॉजिटिव जाता है। एक और बहुत अच्छा डेटा है, पॉजिटिव है, वो भी जिक्र कर देता हूँ यहीं पे। जापान में कल वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसने अपनी जो डिस्कशन की सारे अधिकारियों के साथ, उसमें पिछली बार जो डर था कि वो अपने बॉन्ड यील्ड को 0.5% तक जाने देना चाहते हैं, दरअसल वो वन ऑफ था। अब मुझे एकदम याद है कि हम लोगों ने यहीं पर डिस्कस किया था कि ये वन ऑफ है या पॉलिसी डिसीजन है। तो अभी तक के हिसाब से वो वन ऑफ है। वो नहीं चाहते कि उनकी इकॉनमी बुरी तरीके से फंस जाए, बहुत ज़्यादा वो अगर हार्ड करेंगे पॉलिसी को, तो इसलिए ये डर नहीं होना चाहिए। जापान की तरफ से अभी भी नॉर्मल है, ईज पॉलिसी स्टेटस को। यस। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी 85 पॉइंट नीचे, लेकिन वीरू लौट कर आए हैं। और वीरू, मामला ठीक है? आप घर पे सब कुछ सही? जी जी बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। चले, टच वुड। बाकी हम तो डबल मास्किंग लेके चली रहे वो तो ऑफ कोर्स। ये मुझे बताइए, डाउ को हुआ क्या है यहाँ पर? जिस तरह का क्रैक देखने को मिला है, ऑफ कोर्स फंडामेंटली वाजपेयी जी समझा रहे थे कि क्यों इतना पैनिक है, लेकिन चार्ट्स पर बताइए क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? देखिए हर्षदा, वैसे अगर आप देखिए सेंटर ऑफ प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग, पहले तो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है नेस्डेक। और आप, मैं डाउ के चार्ट्स आपके स्क्रीन पे रखूंगा, और आपने क्योंकि मांगा था उसको, मैं तैयार भी कर चुका हूँ। अभी डाउ में एक ट्रेजेक्ट्री अभी है 32,600, आई मीन 32,600, 32,500, यहाँ पे हमारे कुछ लॉन्गर टर्म एवरेजेस अभी भी अगर आप देखें, डाउ का जो गिर रहा है बड़ी शालीनता से गिर रहा है, मैं अष्टा ये कहूँगा। अभी भी अगर आप देखें 32,500, 32,400 एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है जहाँ पे कुछ लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस 100 डे 200 डे परसिस्ट करते हैं। तो वो अगर ब्रीच हुआ तो पेन डाउ में बढ़ेगा। आई मीन जो भी अगर आप देखें यूएस मार्केट की कमेंट्री नीरज जी ने दी, मैं उस लिहाज से 32,500 काफी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। लेकिन हर्षदा, प्रॉब्लम है नेस्डेक। नेस्डेक, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा, 14 अक्टूबर के लो को ऑलमोस्ट ब्रीच करने के कगार पे है। बात ये नहीं है, बात ये है अगर ये ब्रीच हुआ हर्षदा, साथ ही साथ नेस्डेक के वीकली चार्ट्स पे कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। तो मैं जो चीज़ यहाँ रखना चाह रहा हूँ, आई थिंक हर्षदा, वो ये है कि निफ्टी आईटी पे थोड़ी नजर रखिएगा, क्योंकि नेस्डेक जो है वो वीकली चार्ट्स पे जो कल फॉर्म हो जाएंगे शुक्रवार के बाद, कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। 10,060 14 अक्टूबर का लो है, ये वॉलेट हुआ तो नया पेन हर्षदा यूएस मार्केट में अंडर द लीडरशिप ऑफ नेस्डेक और आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप में शायद देखने को मिलेगा। हर्षदा, पेन है नेस्डेक। जी हाँ, नेस्डेक में क्लियरली पेन, और ये इसका थोड़ा सा रिपल इफेक्ट, और यही पेन हम इंपोर्ट करेंगे और निफ्टी आईटी पर इसका दबाव हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल भी हमने देखा था अक्रॉस द बोर्ड कई मिड कैप आईटी कंपनियों का हाल बुरा था। अच्छा वीरू, ऐसे में फिर भारतीय बाजारों के लिए कल बहुत ही छोटा दायरा, और आज इस साल का
आखिरी ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी के लिहाज से है, तो इस साल की सीरीज हम यहीं पर निपटा कर जाएंगे। कल से जनवरी सीरीज और 2023 की पहली सीरीज शुरू होती हुई दिखाई देगी। ये बताइए, जब हम अलविदा कह रहे हैं दिसंबर सीरीज को, सेटअप कैसा है, किस मोड पर होगी, दायरे को ब्रेक करने के चांसेस हैं क्या आज ऊपर या नीचे की तरफ? जी हाँ, देखिए जो नीरज जी ने भी अभी ग्लोबल कमेंट्री दी उसमें सॉफ्टनेस थी थोड़ी सी, और मैं एक बात कहूंगा हर्षदा, ये लास्ट 3 दिन के सेशंस हमारे थे शॉर्ट कवरिंग से स्पॉन्सर्ड। फ्रेश बाइंग इसमें काफी कम थी। इन 3 दिन के पुलबैक में हमने क्या किया? मंडे मॉर्निंग में क्या अप्रोच थी हमारी? 17,956 18,010 कटेगा तो शॉर्ट मत करिएगा, लॉन्ग करिएगा, बाय करिएगा। अ स्विंग टुवर्ड्स 18,110 18,150 पॉसिबल है। 18,150 क्या था? 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मंडे मॉर्निंग अप्रोच क्या थी? 42,010 कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट होगा तो एक स्विंग मिलेगा ऊपर की तरफ। वो क्या था? वो एग्जैक्टली 42,000 का कॉल राइटर का जोन था और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस थे। इन 3 सेशंस में हर्षदा क्या हुआ? इन 3 सेशंस में एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट कवर किया भारी क्वांटम में, स्टॉक फ्यूचर कवर किया भारी क्वांटम में, थिन एफआईएस की बाइंग थी, और एक और चीज थी, एफआईएस इन 3 सेशंस में पुट राइटर्स थे। लेकिन एक बात बताऊं हर्षदा, पैसे का अभाव था। जब तक पैसा नहीं होगा ऐश नहीं होगी, नो ऐश विदाउट कैश। तो वो विजिबल नहीं था कल बाजार में, और इसीलिए हम नहीं कर पाए कल क्रॉस 18,150 की ट्रेजेक्ट्री को और 43,000 की ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी बैंक में। एक बात याद रखिएगा, आज मैं नीरज जी की कमेंट्री से कोरिलेट करके बोल रहा हूं हर्षदा, अगर बाजार अब और फिर सिंक हुआ तो ये एक टिपिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लासिकल रिवर्सल होगा। उस चीज को जहन में रखिएगा। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, याद रखिए इट्स एन एक्सपायरी डे। मैं फिर उन 2 नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने मंडे मॉर्निंग को किया था। पहली चीज, एफआईएस कैश में सेलर थे, डीआईएस की बाइंग उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कम थी हर्षदा। इंडेक्स उन्होंने बाय किया, थोड़े यहाँ पे शॉर्ट कवर किए, कल भी उन्होंने शॉर्ट कवर किए थे, और मैं जैसे कि कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट कवर है, उनकी तरफ से पुट शॉर्ट है, दैट्स गुड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने कल बेचा करीब 258 करोड़ रुपए का। डायरेक्टर साहब एफआईएस के वो लेके आइए कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो 2 दिन का स्विंग था, इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर एफआईएस की तरफ से था हर्षदा, और ये जो आप अप स्विंग देखेंगे ना एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये हल्का सा अप स्विंग, इसने वो थ्रस्ट जनरेट किया, और थोड़ी बहुत डीआईएस की कैश बाइंग। पिरामिड्स लेके आइए आज के 18,200, याद रखिएगा एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है, और 18,150 है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे में तो आपका बहुत दूर प्लेस्ड है। मैं फिर कहूंगा, ये देखिए आपका एक्सपायरी क्लस्टर है 18,000 की पुट और 18,200 का कॉल राइटर। सिंपली अप्रोच क्या होगी, इंडिसेस पे लेके आइए निफ्टी पे। रेजिस्टेंस 1, याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 निफ्टी के लिए 18,151 18,187 205, ये किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए एक एग्जिट जोन होगा। ये एक एग्जिट जोन होगा रेजिस्टेंस 1। याद रखिएगा ये कॉल राइटर्स का जोन है, ये 10 डे में है, और साथ ही साथ ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो बेस है 18,034 17,953 बेस 1, ये वही बेस है जो कि मंडे को रेजिस्टेंस 1 था। ये जब तक है इट्स अ बाय ऑन डिप्स, बट याद रखिएगा बिलो दिस पेन टुवर्ड्स कहां पे? 100 डे में। वो कहां पे प्लेस्ड है? 17,854 और 830 के क्लस्टर पे। तो ऐसी रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक नो डाउट ये 2 शेड बेटर है इन लास्ट 3 सेशंस पुल बैक। हमने अच्छा लेवल्स को पार किया, रीगेन किया, बट हम भी 10 डे में 20 डे में 43,000 पे पार नहीं कर पाए। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे इस एक्सपायरी सेशन को मैं अप्रोच करूं? बड़े कॉल राइटर्स 43,000 पे प्लेस्ड है। लुक एट 43,000 कॉल्स को, बड़े कॉल राइटर 43, 43 1, 42 3 4 5, और 43,000 पे ही एग्जैक्टली आपका 10 डे 20 डे आता है, और नीचे 42,500 की पुट और 42,000 की पुट बड़े वाई होल्ड करती हैं। देखिए इस पर हल्की सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी, और वो ये है कि बेस 1 बेस 2 इट्स अ बाय ऑन डिप्स, बट बैंक निफ्टी में अभी सेल नहीं है। सेल होगा 42,000 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ही, जो हमारी मंडे मॉर्निंग में फर्स्ट रेजिस्टेंस की ट्रेजेक्ट्री थी। तो ऐसे अप्रोच करना है इस सेशन को। कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 बेस 2 आप बाय कर सकते हैं, बट हर्षदा निफ्टी पे बस याद रखिएगा 18,034 और 17,953 ये जोन फिर वॉलेट हुआ अगर बेस की तरफ, तो पेन होगा हर्षदा।
ओके, तो ये लेवल्स दरअसल ध्यान में रखने हैं और आज इशारा तो यही है कि हम वो 18,034 की तरफ ज़्यादा ट्रेड देख सकते हैं। देखिए एसजेएक्स निफ्टी ठीक उन लेवल्स पर ट्रेड करा है जहां पर कल का लो बना था। 18,068 लो था, 18,063 के आसपास एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से संकेत है। चलिए अब खबरों पर आते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित बताइए स्टॉक से न्यूज़ आज के। देखिए कुछ खबरें जो आज कल बाजार बंद होने के बाद आई जिन पर आज नजर रखनी होगी, उसमें एक पहले तो आज लिस्टिंग है KFI एंड टेक की, तो उस लिस्टिंग के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। ये इस साल के आखिरी लिस्टिंग्स में से कुछ एक लिस्टिंग है, तो कैसी परफॉर्मेंस आती है इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा JSW एनर्जी, जहां पर कंपनी ने एक इंड बारात एनर्जी उत्कल का ये अधिग्रहण जो है पूरा किया है। करीब करीब 1,047 करोड़ रुपए में ये जो एक्विजिशन है कंपनी की तरफ से पूरा किया गया है। करीब 700 मेगावाट की कैपेसिटी है इस नए एक्विजिशन की, और 2 थर्मल प्लांट हैं जो कि कंपनी को ओडिशा में इस एक्विजिशन के थ्रू मिलेंगे। तो ये कंपनी के लिए एक्विजिशन है जो कि ऑलरेडी चल रहा था, उसको कंपनी ने पूरा कर लिया है। टाटा पावर, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में कंपनी को 255 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर जो है दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से मिला है। कर्नाटका में विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाने की कंपनी की योजना है, जिसमें करीब करीब 85 मेगावाट और 170 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी लगा सकती है। अगले 2 सालों में ऑर्डर पूरा करने की बातचीत है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति, जहां पे कंपनी ने अपने करीब करीब 323 करोड़ रुपए के स्ट्रेस असेट जो हैं वो एक ARC को बेचे हैं, और 95 करोड़ रुपए में पूरे 323 करोड़ रुपए के जो असेट है वो स्ट्रेस असेट को या फिर ARC को बेचे गए हैं। तो स्पंदना स्फूर्ति इन फोकस रहेगा। अशोक बिल्डकॉन, जिसमें MP सरकार से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, और जो ऑर्डर है करीब करीब 755 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसको अगर आप वैसे समझेंगे तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसकी तरफ से बेसिकली ऑर्डर मिला है, लेकिन मोटा मोटा मध्य प्रदेश सरकार से कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसके लिए अशोक बिल्डकॉन भी ध्यान में रहेगा। और कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां पर कंपनी ने एक इकाई बनाई है UAV के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के कारोबार में एक्सपेंशन के लिए, उस कारोबार में नए यूनिट्स बनाने के लिए कंपनी ने इस यूनिट को का गठन किया। तो इस लिहाज से आप कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भी नजर रखेंगे। वैसी फर्टिलाइजर इन बस है, तो अदरवाइज भी इसके ऊपर आप ध्यान देकर रख सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ पर कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरफ से आता हुआ। इनफैक्ट ड्रोन्स के ज़रिए फर्टिलाइज़र छिड़कने का काम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कर रही है। शायद उसी दिशा में ये कदम कोरोमंडल भी उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते ऑफ कोर्स याद रखिएगा आज ग्लोबल तस्वीर खासी बिगड़ी हुई है और आज दिसंबर सीरीज़ की एक्सपायरी भी है। लेकिन आज कुछ और चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। याद रहे आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि SCI की जो डीमर्जर की स्कीम थी उसका फाइनल सुनवाई आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करने वाली है। तो वहां से हरी झंडी मिल जाती है तो क्लियरली वो किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा पूरा प्रक्रिया विनिवेश का। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट, कल स्टॉक में हमने खासा एक्शन भी देखा था। और कोविड के खिलाफ तैयारी के लिहाज से आज स्वास्थ्य मंत्री दरअसल एयरपोर्ट के दौरे करने वाले हैं। कल भी हमने देखा था कई सारे दरअसल मॉक ड्रिल्स हुए थे सरकारी अस्पतालों में, और आज दरअसल एयरपोर्ट के दौरे किए जाएंगे कि वहाँ पर किस तरह की तैयारी है टेस्टिंग को लेकर। बड़े पैमाने पर अगर कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बीमार हैं या फिर उनकी हालत थोड़ी सी नासाज दिखाई दे रही है तो उसको कैसे डील करना है। लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी मार्केट में जो नरमी देखने को मिल रही है उसे कैसे ट्रेड किया जाए उस पर एक राय लेंगे वंदना भारती की। मॉर्निंग कॉल और कमोडिटी मार्केट का अब दायरा क्या बनता दिखाई दे रहा है ट्रेड का। हमारे साथ वंदना भारती है। वंदना, कच्चे तेल में तो बिकवाली हावी हो गई, बताइए आज के लिए क्या खास पिक्स है, क्या ट्रेड लेंगी? जी हर्षिता, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आर्कटिक ब्लास्ट के बाद एक्टिविटी जो है वो काफी स्लो हो गई है, फ्रीज हो गई है हर्षिता, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो बिकवाली है वो भी और हावी होगी और यहाँ पे सेल साइड में ही रहना चाहिए। 6500 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। ईयर एंड से पहले मुझे लग रहा है कि 6200 तक प्राइस जो है नीचे की तरफ आएगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6650 का। और डॉलर इंडेक्स में एक यहाँ पे बढ़त दिख रही है, 104 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जब तक 104 से ऊपर ट्रेड होता रहेगा, एक प्रेशर जो है कि कमोडिटी में 2 ट्रेडिंग सेशन में रहेगा 2022 के। और इसके अलावा मुझे हर्षिता ये भी लग रहा है कि गोल्ड में भी एक सेलिंग जो है फिर से आज देखने को मिलेगा। 54,700 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे फिर से सेलिंग करनी चाहिए हमें। 54,300 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 54,900 का। और एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 105 की तरफ जाए।
डॉलर इंडेक्स 105 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो सोने पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो भारत में आप 54,300 के लिए शॉर्ट करें, और कच्चे तेल में भी जो वीकनेस है उसी पर ट्रेड बनता दिखाई देगा, जहां पर कमजोरी के साथ ही आलम बनता देखने को मिला है, तो शॉर्ट का ही ट्रेड क्लियरली आप लेकर चलेंगे। शुक्रिया वंदना, हैव अ गुड डे। लेकिन वक्त हो रहा है आप सभी से इजाज़त लेने का। हर रोज़ हम ठंड का जायज़ा ले रहे हैं, और वीरू ये तस्वीरें आपके लिए है। मैंने सुना नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, लेकिन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नायग्रा फॉल्स की तस्वीरें, जो फ्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो शुक्र मनाइए कि इतनी बुरी स्थिति वहाँ पर नहीं है। नहीं हर्षदा, आप दिल्ली आ जाइए 2 दिन के लिए। अरे नहीं वीरू, मैं यहाँ ठीक हूँ। सुख सिर्फ रजाई में है। मुझे रजाई में है, ठंड का सुख ऐसी तस्वीरें लोगों को दिखाने में मिल रहा है। लेकिन नहीं, गजब ठंड है, गजब ठंड है। और जो गिले शिकवे थे सारे मिट गए, वो नवंबर के गिले शिकवे सारे मिट गए। ऑफ कोर्स, लेकिन अब तो थोड़ी सी गर्मी लाने के लिए वीरू ये तस्वीरें देखिए और शुक्र मनाइए कि इतनी ठंड नहीं है दिल्ली में जितनी वहां पर देखने को मिल रही है। और नायग्रा फॉल्स लगभग 3-4 दफा ही फ्रीज हुआ है। एक तो मुझे याद है 2015 का वाकया स्पेसिफिकली, और उसके पहले 2-3 और इंस्टेंसेस हैं जहां पर दरअसल ये फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया। मैं इस पर इनफैक्ट वो पढ़ रही थी, एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किसी ने डाला था। तो 2015, 2014, फिर उससे पहले 1917, 1912, 11 और 1848, और अब आप देख रहे हैं 2022। और नीरज जी कह रहे थे कि मौसम बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी, तो गैस के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला। ये हमेशा नियम है कि जितनी जल्दी मौसम बदलेगा, जैसे इसका ये तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है, डेफिनेटली उसकी वजह से चेंज हो रहा है। कितना 1 से 1 डिग्री हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन उसका एक रूल ये है कि जितनी जल्दी, मान लीजिए बहुत गर्मी एकदम से अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाएगी, तो बारिश जल्दी आ जाएगी। वो अपने आप मौसम अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन मैं एक बहुत सीरियस नोट पर वीरू के लिए बात कहना चाहता हूँ। इट्स नॉट ए जोक। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है दिल्ली में, सिर्फ टी शर्ट में चल रहा है, घूम रहा है, उसको ठंड ही नहीं लग रही, और वीरू में ठंड से परेशान है, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया सर, जी। सब समझ गए। मैं उस खेमे में नहीं जाता हूँ।